गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने लेक्चर में चल रहा था अपने पास पॉलीमर, और पॉलीमर के अंदर हमने सिंथेटाइज पॉलीमर और नेचुरल पॉलीमर के बारे में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो अपने पास आता है बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर जिसको हम बोलते हैं जैव बहुलक। तो बायोपॉलीमर की डेफिनेशन दें कि वे बहुलक जो जीवों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन बहुलकों को हम क्या कहेंगे? जैव बहुलक कहेंगे। तो वह बहुलक या वे बहुलक जो जीवों की वृद्धि एंड विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव बहुलक कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी अपने पास पॉलीमर हो जो लिविंग थिंग्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? नेसेसरी होता है। जो लिविंग थिंग्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? नेसेसरी होता है। उन सभी बहुलकों को हम क्या कहते हैं? जैव बहुलक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अपने पास बॉडी के अंदर होती है प्रोटीन, जैसे अपने पास आता है सेलुलोज, और अपने पास आता है स्टार्च है, डीएनए है, आरएनए है। तो ये वाले पॉलीमर हैं वो किस प्रकार के पॉलीमर हैं? अपने पास जैव बहुलक है, यानी कि बायोपॉलीमर है। तो बायोपॉलीमर की डेफिनेशन तो सीधी अपने पास क्या है कि ऐसे बहुलक जो जीवों की वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बायोपॉलीमर कहते हैं, यानी जैव बहुलक कहते हैं। और हम इंग्लिश मीडियम वालों स्टूडेंट्स के लिए हम ऐसे लिखेंगे, ऐसा कोई भी पॉलीमर जो लिविंग थिंग्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या हो? नेसेसरी हो, उनको हम क्या कहते हैं? बायोपॉलीमर कहते हैं। इसके एग्जांपल हमने लिए जैसे प्रोटीन है, सेलुलोज है, स्टार्च है, डीएनए है, आरएनए है। जैसे अपने पास प्रोटीन आती है तो प्रोटीन जो है वो अल्फा अमीनो एसिड के क्या होते हैं? पॉलीमर होती है। क्या होती है? अल्फा अमीनो एसिड की पॉलीमर होती है। इसका मतलब ये वाला जो है वो इसका क्या है? मोनोमर है। यानी कि ये अल्फा अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटॉन की क्या होती है? मोनोमर यूनिट होती है। और ये जो मोनोमर यूनिट जो है बार बार रिपीट होकर क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है, जिसके लिए हमने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में इसके लिए पढ़ा भी है कि अल्फा अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बनाते हैं। कई सारे पेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। और ये कई सारे जो पॉलीपेप्टाइड होंगे उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। और हमने ये भी कहा था कि मानव शरीर के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं वो टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20, यानी कि 20 अमीनो एसिड होते हैं। और ये 20 जो अमीनो एसिड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? अल्फा नेचर के होते हैं। यानी कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसी कार्बन के ऊपर क्या पाया जाता है? अमीनो ग्रुप पाया जाता है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। यानी अपने पास अमीनो एसिड हैं, उनका फॉर्मूला हम ये लिखते हैं CH। तो ये अपना फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे क्या जुड़ा रहता है? NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है। इसलिए हम इनको बोल रहे हैं अल्फा अमीनो एसिड। मानव शरीर में 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें 10 अपने पास नेसेसरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, 10 क्या होते हैं? अनावश्यक होते हैं। यानी कि जिसको 10 को तो अपनी बॉडी खुद बना सकती है, और 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको बॉडी है वो बना नहीं सकती। हम किसी बाहर से, यानी कि हम फ्रूट से, ड्राई फ्रूट से या फिर फूड के साथ क्या करते हैं? उनको लेते हैं। तो ये अपने पास प्रोटीन हो गया जिसको हम बायोपॉलीमर कहा हमने। अल्फा अमीनो एसिड इसकी मोनोमर यूनिट हो गई है। अल्फा अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बनाते हैं, कई सारे पेप्टाइड मिलकर पॉलीपेप्टाइड सीरीज बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड सीरीज ये क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोटीन। इसको हम उल्टा भी चल सकते हैं कि अगर हम प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड बनता है। पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो पेप्टाइड बनता है, और पेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। उसके बाद अपने पास आता है स्टार्च जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज का क्या होता है? पॉलीमर होता है। तो यानी कि अल्फा ग्लूकोज जो होता है वो इसका क्या होता है? मोनोमर होता है। और ये अल्फा ग्लूकोज जो है उसकी एन यूनिट आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं? स्टार्च बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्टार्च बनाती हैं। और स्टार्च का हम फॉर्मूला भी क्या लिखते हैं? C6H5N, यानी कि C6H5 इसमें बार बार क्या होते जाते हैं? रिपीट होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? C6H5 बार बार क्या होंगे? रिपीट होंगे, ऑक्सीजन साथ में। तो फिर ये क्या बनाते हैं? अल्फा ग्लूकोज इसको हम बोलेंगे। और अल्फा ग्लूकोज की हावर स्ट्रक्चर हमने बनाई थी
इस प्रकार से। ये CH2OH, H, H, OH, OH, H, और यहाँ पर H और यहाँ पर OH। यहाँ पर अपने पास आएगा H, लेकिन अल्फा की बात करेंगे तो OH और H। तो ये वाला अपने क्या बना, अल्फा ग्लूकोज। और अल्फा ग्लूकोज जिसकी N यूनिट बार बार क्या होंगी, रिपीट होंगी, और वो क्या बनाएगा, स्टार्च बनाएगा। तो स्टार्च भी क्या हो गया, एक प्रकार से अपना बायोपॉलीमर हो गया। नेक्स्ट अपने पास आता है सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वो बीटा ग्लूकोज। सेलुलोज जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है, बीटा ग्लूकोज का। या फिर हमें कह सकते हैं सेलुलोज की जो मोनोमर यूनिट जो होती है, सेलुलोज की मोनोमर यूनिट जो होती है वो क्या होती है, बीटा ग्लूकोज होती है। क्या होती है, बीटा ग्लूकोज होती है। यानी कि बीटा ग्लूकोज की N यूनिट आपस में क्या होंगी, रिपीट होंगी, और रिपीट होकर क्या बनाती है, बीटा सेलुलोज बनाती हैं। नेक्स्ट लास्ट में अपने पास आता है DNA एंड RNA। तो DNA है और RNA जो है वो भी क्या होते हैं, बायोपॉलीमर होते हैं, और जिसकी जो मोनोमर यूनिट जो होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। अपने पास लास्ट बायोपॉलीमर में हमने लिखा है DNA एंड RNA। DNA यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और RNA जो होता है वो होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो DNA और RNA भी किस में आता है, बायोपॉलीमर में आता है। और DNA और RNA की जो मोनोमर यूनिट जो होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से फिर अपने पास क्या बनता है, DNA और RNA बनता है। तो देखो अपने पास, मैं यहाँ से चलूँ, DNA अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो अपने पास बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो अपने पास बनेगा न्यूक्लियोटाइड। अगर फिर हम न्यूक्लियोटाइड का क्या कराएं, हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो अपने पास बनेगा न्यूक्लियोसाइट। न्यूक्लियोसाइट प्लस अपने पास क्या आएगा, H3PO4, यानी कि फास्फेट ग्रुप H3PO4। और न्यूक्लियोसाइट है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, राइबोज शुगर से, और राइबोज शुगर के साथ साथ में क्या आते हैं, नाइट्रोजनी बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक बोलते हैं। तो हम सीधा सीधा ये कहें कि DNA जो है वो किससे बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। तो इसकी जो मोनोमर यूनिट जो होगी वो क्या होगी, न्यूक्लियोटाइड होगी। और न्यूक्लियोटाइड है वो कितनी चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, 3 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। एक तो आता है अपने पास H3PO4, दूसरा अपने पास आता है राइबोज शुगर, और नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आता है क्षारक, यानी कि नाइट्रोजनी बेस, जो 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। और प्यूरिन और पिरिमिडीन, प्यूरिन जो वाला जो है वो भी अपने पास 3 प्रकार का आएगा, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसी प्रकार से प्यूरिन अपने पास कितना प्रकार का आएगा, 2 प्रकार का आएगा। तो ये क्षारक, राइबोज शुगर और फास्फेट ग्रुप तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और जब इसके साथ फास्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, DNA बनाते हैं। क्या बनाते हैं, DNA बनाते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया, DNA का मोनोमर यूनिट आ गई, कि DNA की क्या आ गई, मोनोमर यूनिट आ गई, जिसको हमने कहा है बायोपॉलीमर।
अब न्यूक्लियोटाइड अपने पास 3 चीज़ों से मिलकर बना है, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, C5H10O5। अब इसकी जो हावर स्ट्रक्चर बनती है वो इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से इसकी क्या बनती है, हावर स्ट्रक्चर बनती है। और इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। इसलिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके लिए हम इसका एक नेक्स्ट नाम एक और भी लिख सकते हैं, एल्डो पेंटोज। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से एल्डो लिखा हमने, 5 कार्बन होने की वजह से हमने क्या लिखा, पेंट लिखा। और किसी भी कार्बोहाइड्रेट का जब नाम लिखते हैं तो सुफिक्स के रूप में कौन सा वर्ड जोड़ते हैं, ओज वर्ड जोड़ते हैं, तो नाम हो गया एल्डो पेंटोज। एल्डो पेंटोज से हम ये पहचान सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। पेंट का मतलब इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। और ओज वर्ड हमने लगाया, इसका मतलब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये अपने पास क्या बनती है, अपने पास राइबोज शुगर आ गई। राइबोज शुगर में अपने पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है डीऑक्सी। क्या आता है, डीऑक्सी। और जब डीऑक्सी आ रहा है तो इसको हम ये भी लिखते हैं β2-डीऑक्सी। तो देखो ये भी मैंने आपको बताया कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स का जब हमें हावर स्ट्रक्चर आती है तो उसकी 2 फॉर्म आती है, एक तो अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। जैसे हमने ग्लूकोज के लिए पढ़ा तो उसमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज पढ़ा, फ्रक्टोज के लिए पढ़ा तो अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज पढ़ा। ठीक उसी प्रकार से है जब हमने गलैक्टोज पढ़ा तो उसमें भी अल्फा गलैक्टोज और बीटा गलैक्टोज। ठीक उसी प्रकार से राइबोज की भी 2 फॉर्म आएंगी, अल्फा राइबोज शुगर और बीटा राइबोज शुगर। तो अपने डीएनए और आरएनए के अंदर जो होती है वो कौन सी होती है, अल्फा वाली होती है। और यहाँ पर डी का मतलब क्या है कि बाहर निकल रहा है, और कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन, यानी कि अपने बीटा प्रकृति का होता है। तो बीटा जो अपने पास राइबोज शुगर आएगी उसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर से ऑक्सीजन हट जाती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, β2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो β2-डीऑक्सीराइबोज शुगर का जो फॉर्मूला आएगा अपने पास वो आएगा C5H10O4, C5H10O4। और राइबोज शुगर का अगर अपने पास फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C5H10O5, क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर एक ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, β2-डीऑक्सीराइबोज शुगर भी बोलते हैं। तो ये अपने पास क्या आ जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, बायोपॉलीमर आ जाते हैं। और बायोपॉलीमर में हमने टोटल कितने एग्जाम्पल लिए हैं, 4 एग्जाम्पल लिए। डेफिनेशन सिंपल थी कि अगर अपने पास ऐसा कोई भी पॉलीमर आए जो लिविंग थिंग्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होती है, नेसेसरी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोपॉलीमर कहते हैं। इसके लिए हमने 4 एग्जाम्पल पढ़े। जैसे हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया प्रोटीन, जिसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, अल्फा अमीनो एसिड होती है, जिसको हमने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ लिया अमीनो एसिड के बारे में टोटल। उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी थे, ज्विट्राइन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल लिया वो हमने लिया स्टार्च का। स्टार्च जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है, यानी कि उसकी जो मोनोमर यूनिट जो होती है वो क्या होती है, अल्फा ग्लूकोज होती है। और अल्फा ग्लूकोज की कई सारी यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं, तब वो क्या बनाती हैं, स्टार्च बनाती हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल लिया हमने वो हमने लिया है सेलुलोज का। और सेलुलोज की जो मोनोमर यूनिट होती है वो कौन सी होती है, बीटा ग्लूकोज होती है। और सेलुलोज के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी जो है वो सेलुलोज को क्या नहीं कर सकती, डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। सेलुलोज है वो ज़्यादातर जितने भी प्लांट सेल्स जो होती हैं, प्लांट सेल्स के ऊपर जो होती है सेल वॉल, जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, वो कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है, सेलुलोज की बनी रहती है, सेलुलोज की बनी रहती है। तो सेलुलोज के जो मोनोमर यूनिट होगी वो क्या होगी, बीटा ग्लूकोज होगी। लास्ट जो अपने पास हमने लिखा है बायोपॉलीमर में वो हमने लिखा है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए जो है उसकी जो मोनोमर यूनिट जो मानते हैं वो हम क्या मानते हैं, न्यूक्लियोटाइड मानते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़कर आपस में क्या बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। फिर हमने बात की कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो भी 2 चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, न्यूक्लियोसाइड से और H3PO4 से, यानी कि फास्फेट ग्रुप से। या हम ये कह दें कि न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, और वो 3 चीज़ें कौन सी आती हैं, ये वाली आती हैं, H3PO4, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक, जो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो ये अपने पास हो गए बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर में अपने को सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो सिर्फ और सिर्फ बायोपॉलीमर के एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के साथ उनकी मोनोमर यूनिट याद रखनी है। जैसे बायोमोलिक्यूल्स वाले टॉपिक में हमने डीएनए और आरएनए वाला जो टॉपिक है वो छोड़ दिया था, जिसको हमने ऑफलाइन क्लास में क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में जो स्टूडेंट मैथ के हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होने की वजह से इनको नहीं क्लियर करवाया गया था। तो अपने पास डीएनए और आरएनए खुद अपने बायोमोलिक्यूल्स वाले टॉपिक के अंदर आता है, जिसको मैथ वाले स्टूडेंट की वजह से कंप्लीट नहीं किया।
तो ये इसको ऑफलाइन क्लास में हम डीएनए और आरएनए को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ये वाला जो पॉलीमर है उसमें कोई डाउट नहीं रहेगी, जबकि ऊपर वाले जो तीनों पॉलीमर थे, प्रोटीन जिसको हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लिया, स्टार्च और सेलुलोज को भी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लिया था, यहाँ तक कि हमने उसकी हाफ स्ट्रक्चर भी क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यानी कि जैव निम्नीकृत बहुलक और जैव अनिम्नीकृत बहुलक। धन्यवाद।